हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे पहली अपडेट निकल के आ रही है वो यहाँ पे KFX की तरफ से, यानी कि साउथ कोरिया की तरफ से। तो साउथ कोरिया ने अपना जो फर्स्ट प्रोटोटाइप है वो यहाँ पे रोल आउट कर दिया है। साथ ही साथ उनके प्रेसिडेंट मून जे इन इन्होंने ये कहा है कि ये जो फाइटर जेट होगा ये एक बैकबोन होने वाला है साउथ कोरियन एयरफोर्स का लेके, या फिर आप कह सकते हो जो इन फ्यूचर में स्पेस फोर्स बनने वाली है उसको भी लेके इस फाइटर जेट को और भी इन फ्यूचर में मॉडिफाई किया जाएगा। उनकी तरफ से ये भी चीज़ें कही गई हैं। इसके अलावा इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है वो 2022 में स्केड्यूल की गई है। उसके अलावा इसकी जो बाकी की जो डेवलपमेंट है वो 2026 तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे और उसके बाद इसका जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा, जो कि आप कह सकते हो 2028 से यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लान है कि 2032 या 33 तक आते आते इनके पास करीबन 40 जो फाइटर जेट्स हैं वो यहाँ पे होने वाले हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता होगा इनकी जो स्पेस इंडस्ट्री है यानी कि एरोस्पेस इंडस्ट्री वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ, इस फाइटर जेट में यहाँ पे इंडोनेशिया भी शामिल है। यहाँ पे 80% जो शेयर है वो यहाँ पे साउथ कोरिया का है और बाकी का जो शेयर है यानी कि 20% जो शेयर है वो यहाँ पे इंडोनेशिया का है। तो आप सभी लोगों को पता होगा इंडोनेशिया भी रशियन फाइटर जेट्स यूज़ करता है, साथ ही साथ अमेरिकन फाइटर जेट्स भी यूज़ करता है। तो डिप्लोमेटिक प्रेशर उनके पास काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इस वजह से अब अगर इंडोनेशिया भी यहाँ पे प्लान बना चुका है कि 2040 तक आते आते वो सारे के सारे जो फाइटर जेट्स हैं वो KFX ही रहेंगे और उसके अलावा 5th जनरेशन फाइटर जेट पे भी साउथ कोरिया के साथ मिलकर वो काम करने वाले हैं। ये प्रोग्राम आप कह सकते हो इसी तरीके का जैसे कि हम पाकफा कर रहे थे, यानी कि Su-57 रशिया के साथ कर रहे थे, लेकिन इंडोनेशिया यहाँ पे 2010 से ही शामिल है। एक दो चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, आप इसको 5 माइनस जनरेशन फाइटर जेट कह सकते हो। इसका जो डिज़ाइन है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट जैसा है, यानी कि F-22 रैप्टर जैसा ही दिखता है, लेकिन इसमें एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट ज़्यादा है, यानी कि एक्सटर्नल जो हार्ड पॉइंट्स है उसमें ही वेपन्स अपने सारे के सारे वेपन्स कैरी करने वाला है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आमका को लेके आ रही है। तो यहाँ पे जब देख पा रहे हो इसमें जो डेट है वो लिखा हुआ है कि 1 फरवरी 2021 में ही निकल के आया हुआ था। तो यहाँ पे असेंबली बनानी है और साथ ही साथ विंग टनल बनाना है आमका को लेकर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा यहाँ पे पहले DSI कॉन्फ़िगरेशन नहीं था, लेकिन अब यहाँ पे DSI कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, हाई स्पीड हो गया, विंग टनल हो गया, इन सभी चीज़ों को बनाया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि इसको स्पेसिफिकेशंस जिस तरीके से दिए गए हैं उसी तरीके से बनाना है। यहाँ पे एक यूनिट बनाना है और इसकी जो कॉस्ट है वो 59,85,000 आ रही है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले जो इसके लिए बनाया गया था, यानी कि 1.1 जो मॉडल बनाया गया था इससे पहले उसमें DSI कॉन्फ़िगरेशन नहीं था, लेकिन उसको अच्छे लेवल पे टेस्ट किया गया था काफ़ी समय पहले ही। लेकिन अब जो है अब यहाँ पे DSI कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये जो टनल है यानी कि एयर इनटेक है वो बनाया जाएगा और उसके बाद इस पर एक विंड का प्रेशर और बाकी सारी चीज़ें चेक की जाएंगी कि इंजन तक जो एयर है वो किस तरीके से पास होगी, इस पर जो प्रेशर है वो किस तरीके से पड़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे बाकी चीज़ें भी चेक की जाएंगी कि इसका जो RCS है ये सारी चीज़ें किस तरीके से पड़ रही हैं या फिर ये कितना हीट हो रहा है, किस स्पीड पे, वो सारी चीज़ें चेक की जाएंगी। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि आ रही है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो इंडियन एलाइट 17 माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स जो हैं वो यहाँ पे करीबन 10,000 एक्स्ट्रा जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ पे शामिल करने वाले हैं इक्विपमेंट्स के साथ ही साथ ये जो सोल्जर्स होंगे वो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे तैनात किए जाएंगे। पर ये सारी चीज़ें अच्छी हैं लेकिन ये इनफ नहीं है, यानी कि इतने जो नंबर है ये काफ़ी ज़्यादा नहीं है। करीबन हमें 4 से 5 और स्ट्राइक कॉर्प्स चाहिए, जिसमें कि फिर 50,000 सोल्जर्स रहेंगे, जिसमें से आप कह सकते हो जो 2 स्ट्राइक कॉर्प्स हो सकते हैं वो नॉर्दर्न साइड के लद्दाख में रहेंगे, बाकी आप कह सकते हो उत्तराखंड हो गए क्योंकि वहाँ पे भी ट्राई जंक्शन है। उसके अलावा कुछ आप अरुणाचल प्रदेश में रख सकते हो और एक जो 2 स्ट्राइक कॉर्प्स है वो आप पाकिस्तान को के तरफ रख सकते हो जहाँ पे उनकी ज़रूरत है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर हो गए और पंजाब रीजन में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत भी है। साथ ही साथ आप कुछ स्ट्राइक कॉर्प्स को बैकअप में भी रख सकते हो। तो स्ट्राइक कॉर्प्स की ज़रूरत अभी काफ़ी ज़्यादा है और इस तरीके के जो स्ट्राइक कॉर्प्स होंगे वो डीप एनिमी टेरिटरी में जाकर हमला करने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता होगा जब भी कोई एयरक्राफ्ट कैरियर होता है तो उसके पास खुद का एयर डिफेंस सिस्टम होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसका काम सिर्फ यही नहीं होता कि एयरक्राफ्ट को कैरी करना, उसको उन एयरक्राफ्ट को बचाना भी है। साथ ही साथ अगर कोई मिसाइल या ड्रोन्स का अटैक होता है तो उससे भी बचाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो INS विक्रांत में इसी तरीके के जो सिस्टम्स है वो लगाए जाने हैं। तो INS विक्रांत में LRSAM जो कि DRDO और इसराइल के साथ यानी कि IAI के साथ मिलकर बनाया गया है, इसकी जो रेंज है यानी कि LRSAM यानी कि लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो सिस्टम है वो इसकी जो रेंज है वो 70+ किलोमीटर से करीबन 80 किलोमीटर से बताई जाती है। तो ये जो सिस्टम है ये यहाँ पे लगाया जाएगा। एयर सी लैंड तीनों ही जगह इसको यूज़ किया जा सकता है, यानी कि इसके जो सिस्टम है एयरफोर्स भी यूज़ करती है, इंडियन आर्मी भी यूज़ करती है और इंडियन नेवी भी यूज़ करती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और सिस्टम लगाया जाएगा VLSR-SAM जो कि DRDO की तरफ से बनाया गया है, यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये 40 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और ये सप्लीमेंट करेगा जो LRSAM है उन सभी सिस्टम्स को। तो INS विक्रांत जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेडली हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के वीडियो को इतना ही। जय हिंद।